हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 2 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं घटना चक्र का। और अभी हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 का भी मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हमने नोट्स डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे? सिर्फ नोट्स डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस चैप्टर के अंदर 175 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में लगभग लगभग हम 60 क्वेश्चन जो है वो कर ले। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा मेरा पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को दो फुल फॉर्म बताई थी। एक बताई थी CAGR। ये है ना, मैंने कंपाउंड एनुअल ना, ये जी को मैं गलती से ग्रॉस बोल गया था, बट एक्चुअली ये जी जो है ये ग्रोथ के लिए है। तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। ठीक है, ग्रॉस रेट नहीं है, ग्रोथ रेट है। और ये जो था PMFME, इसकी फुल फॉर्म मैंने गलत बोली थी, ये मैंने पूरी तरह से गलत बोली थी, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा था उस वक्त। ये है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेसिंग एंटरप्राइज एंटरप्राइजेस। ये है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ये PMFME का जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, मैं थोड़ा गलत बोल गया था, सो आई होप अब आप लोगों के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई और आप लोगों को इसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए। वो मेरे को लग ही रहा था कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर चैनल कंटिन्यू था उस वक्त तो मैंने पॉज किया नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यानी जो फूड मैनेजमेंट है, फूड मैनेजमेंट का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव जो है नहीं है? खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों के बफर स्टॉक का रखरखाव, खदानों का निर्यात, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, खदानों का निर्यात करना। ये खाद्य प्रबंधन का एक जो है उद्देश्य नहीं है, निर्यात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्थिक समीक्षा यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे आती है 2016-17 के वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार, खाद्य प्रबंधन में खदानों की खरीद, उसका वितरण, बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के साथ उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खदानों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। ये निर्यात जो है ये एक पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो ये हमें बताना है कि ये जो ई किसान धन ऐप है ये कौन से निजी क्षेत्र यानी कौन से प्राइवेट बैंक ने शुरू किया है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है उसने ई किसान धन ऐप जो है वो स्टार्ट किया है, किसके लिए? किसानों के लिए। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने जून 2020 में ई किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। इस एप्लीकेशन से किसान फसलों के भाव, वैरायटी, मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? यानी कौन सी चीजें जो चावल के मूल्य को इफेक्ट डाल रही थी हाल फिलहाल में? MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, या फिर उपभोक्ता सहायता यानी सब्सिडीज, यानी कि उपभोक्ता को जो सब्सिडीज दी जाती है वो। चावल के रेट इनमें से किससे प्रभावित हो रहे थे? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 दोनों, 1 3 4, 2 3, या फिर 1 2 3 4। तो
एक्चुअली ये सारे ही कंडीशन थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, चावल के रेट में फर्क पड़ रहा था। एमएसपी की वजह से भी पड़ रहा था, सरकार द्वारा व्यापार से भी पड़ रहा था, सरकार के भंडारण करने से भी पड़ रहा था, और सब्सिडी देने से भी पड़ रहा था। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है, जैसा कि दे भी रखा है यहाँ पर। जरा इसके वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों को नीचे जाने से रोकती है। किसान अपना उत्पादन समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमतें तभी बढ़ेंगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएंगी। यदि व्यापार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में चावल की डिमांड बढ़ती है, तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता सहायिका कीमतों को घटा देती, तो इससे भी फर्क पड़ेगा, कीमतें बढ़े हैं या घटे, फर्क तो पड़ रहा है ना, हमसे तो यही बोला है ना, फर्क कैसे पड़ेगा। ये तो नहीं बोला कि सिर्फ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा निवेश है जिसे सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। ऑप्शन है हमारे, सभी फसलों के उत्पादन मूल्य में के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, यानी एमएसपी निर्धारित करना, अभी आप लोग देख ही रहे हो किसान बिल में, ये तो सबसे पहली ही डिमांड है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, यानी कि जो हमारी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंप्यूटर पर किया जाए, उनकी डेवलपमेंट की जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। इनमें से कौन सा जो है वो सार्वजनिक निवेश यानी कि एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो एक्चुअली ये सारी की सारी ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 5 6 दे भी रखा है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कृषि के लिए और कृषकों के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के लिए और फार्मर्स के लिए आधारभूत निर्माण, जैसे कि सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, कृषि के ऊपर रिसर्च यानी शोध हो गई, उसका डेवलपमेंट हो गया, शिक्षा हो गया, गरीबी हो गई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गए। इसके साथ साथ कृषि को लागत कम करने, कृषि उपजों के विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने, कृषि तकनीकी को अपनाने आदि के लिए किया जाता है। यानी ये सारे आधारभूत निर्माण जो है वो किस लिए किए जाते हैं, कृषि उपजों के विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, कृषि की तकनीक को अपनाने आदि के लिए, यानी और कई चीजों के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। जबकि निजी निवेश जो है वो केवल उत्पादकता बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए होता है। तो ये जो सारे हमने पढ़े अभी कि शिक्षा पे हो, बिजली पे हो, रिसर्च पे हो, डेवलपमेंट पे हो, गरीबी उन्मूलन हो, ये सारे क्या हो जाते हैं, पब्लिक। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट सिर्फ एक ही बात जानता है, भैया लाभ बढ़ा के दो, उत्पादकता बढ़ा के दो, बस। तो लाभ बढ़ाने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जितने भी निवेश किए जाएंगे वो प्राइवेट होंगे, बाकी सारे पब्लिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन कौन से सही होंगे, गलत होंगे। पहला, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, यानी सबसे ज्यादा धान उगाया जाता है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यानी ज्वार में ज्यादा है, तिलहन में कम है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यानी कपास ज्यादा है, गन्ना कम है। और गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, यानी गन्ना जो है लगातार कम कम और कम होता जा रहा है। तो इनमें से कौन सी बात सही है, तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें से एक तो ये बात कि खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। एक तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और दूसरी, कपास की खेती जो है वो गन्ने की अपेक्षा ज्यादा होती है। लोग कॉटन ज्यादा उगाते हैं, गन्ना कम उगाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो, केवल 1 और 3। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो आंकड़े इतने लंबे, इनको ही पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। फसल क्षेत्र संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े, यानी एकदम जो नए आंकड़े हैं, स्रोत कौन सी होगी, ये हमारी आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार विगत 5 वर्षों यानी पिछले 5 वर्षों में खरीफ फसलों की खेती के संदर्भ में क्या क्या बातें, जरा ये पढ़ लेते हैं। धान की खेती के अंतर्गत 19-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान, यानी कि जो हमारा फोर्थ एस्टिमेशन होता है, एडवांस एस्टिमेशन में कुल क्षेत्र 43.8, खरीफ का 13.39 एवं रबी के लिए 4.8 मिलियन हेक्टेयर रहा है। धान का कितना हो गया, 43.8, जो किसी भी अन्य कृषि फसल की तुलना में अधिक है। तो 43.8 एरिया तो धान ही ले जा रही है। नेक्स्ट,
2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान में ज्वार की खेती के तहत कुल क्षेत्र 4.7 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि तिलहनों के लिए 27। तो हम लोगों की ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत थी क्योंकि वहां पर बोला था ज्वार ज्यादा है तिलहन कम है, पर हमें पता है कि नहीं भैया, ज्वार कम है और तिलहन ज्यादा है। ठीक है। कपास की खेती के अंतर्गत इसी आकलन का मतलब यही 2019-20 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान अलंकर में कुल क्षेत्र 13.4 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि गन्ने का 4.6। तो ये बिल्कुल सही है कि कपास का ज्यादा है, गन्ने का कम है। उपयुक्त तीन कथनों के संदर्भ में विगत 5 वर्ष यानी कि 2015-16 से लेकर के 19-20 में कामोबेश यही प्रवृत्ति रही है, यानी लगभग लगभग यही प्रवृत्ति रही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 16-17 में क्रमशः 4.9 मिलियन हेक्टेयर और 4.4 मिलियन हेक्टेयर रहा, जबकि 2017-18 में 4.7 हुआ, 18-19 और 19-20 में ये 5.1 और 4.6 रहा। तो ये लगातार घटा नहीं है, ये बढ़ता घटता रहा है। ठीक है ना। और हमें बोला था कि सारे घट रहे हैं, इस वजह से वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का या करने के क्या लाभ रहे हैं या हैं। ओके। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, यानी सभी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। दूसरा, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिस उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। यानी कि जो आपका मार्केट है वो नेशन वाइड हो जाता है, पूरा नेशनल लेवल का मार्केट मिल जाता है आपको। और उससे क्या होता है, जैसा आपका उत्पाद होगा, जैसी आपकी क्वालिटी होगी, उस हिसाब के आपके रेट होंगे। तो ये दो बातें बोली गई है। तो इन दोनों ही बातों के लिए ये करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बाजार के जो हमारी स्कीम है उसके अंदर ये दोनों ही बातें हैं कि भैया पूरे भारतीय बाजार को क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में चेंज किया जाए, और इससे नेशनल लेवल का मार्केट बनेगा, जिससे क्वालिटी के हिसाब से क्या होगा, आपको कॉस्ट मिलेगी। जरा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी ई नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है। जो निर्वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करती है। यानी जितनी भी आपकी छोटी मोटी खेती है, इधर उधर की खेती है, जो भी आपकी छोटी है, उन सबको इकट्ठा करके एक नेशनल लेवल का मार्केट बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसान को उसकी उपज की गुणवत्ता यानी जैसी उसकी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से उसको रेट मिलेगा, जो कि प्रतिस्पर्धा मूल्य प्राप्त होता है, यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, सॉइल सॉइल लिखा हुआ है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। पहली चीज दे रखी है, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना यानी सिंचाई वाला एरिया बढ़ाना, मृदा की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थन बनाना, तीसरा कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हम बात किसी कर रहे हैं सॉइल के हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हेल्थ किससे रिलेटेड हो जाएगी, उर्वरकों से। किसान के लोन से सॉइल के हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंचाई से पड़ सकता है पर उर्वरकों की वजह से ही उसके हेल्थ पर असर पड़ता है। तो इसके लिए हमारा केवल 3 यानी कि बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भाई उर्वरक ज्यादा से ज्यादा यूज तो नहीं किए जा रहे, यानी फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज तो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है। खाद की जा सकती है, उर्वरक जरूरत से ज्यादा नुकसान करते हैं ना। राष्ट्रीय मृदा कार्ड योजना यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। तो डेट याद रखनी है आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, और इस दिन सूरतगढ़ में एक और नारा दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग यानी अनावश्यक प्रयोग से रोकना है तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय और पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। शेष विकल्पों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है या है, यानी कौन सा घटित हुआ है या कौन से घटित हुए हैं। इनमें से एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है।
जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। एफडीआई का अंतः प्रवाह इनफ्लो बढ़ गया। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ गया। तो 1991 के बाद इनमें से कौन कौन सी चीजें हुई है? तो 1991 के बाद इनमें से ये तीनों चीजें हुई है। एफडीआई इनका इनफ्लो बढ़ा है, विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है हमारे पास, विश्व व्यापार में हमने निर्यात बढ़ा है, लेकिन जीडीपी में कृषि का अंश जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तभी तो हरित क्रांति वगैरह लानी पड़ गई थी। तो ये 1991, मतलब हरित क्रांति के बाद भी इसका असर जो है ज्यादा दिखा नहीं है। हरित क्रांति कब से आई थी? 60 से 70 के दशक में और 70 से 80 के दशक में, ठीक है। लेकिन ये लाने के बाद ये विफल रह गई थी, जैसा कि हमने नोट्स में पढ़ा था कि हरित क्रांति पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी इंडिया में। तो इस वजह से ही कृषि का अंश जो है वो जीडीपी में बहुत ज्यादा नहीं है। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व विकास संकेतक यानी कि वही हो गया कि इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का अंश वर्ष 2000 में 23% था, जबकि 2015 में यह घटकर 17% रह गया है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी, जबकि 1990 और 2000 में यह केवल 0.5 या 0.7 थी। तो ये तो बढ़ी है, लेकिन कृषि का अंश जीडीपी में क्या हुआ है? घटा है। अतः कथन दो सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार भारत का निवल एफडीआई यानी एफडीआई का जो इनफ्लो है 2014-15 में 31,251 मिलियन डॉलर था, जबकि 2000 और 2001 के दौरान यह सिर्फ 3,272 मिलियन था। यानी ये भी करेक्ट है, तो तीसरा कथन भी सही है। जबकि विदेशी विनिमय का भंडार 1991-92 के करीब 9,220 मिलियन डॉलर था, जो कि 2014-15 में बढ़कर के 649 मिलियन डॉलर का हो गया। यानी चार भी सही है, तो 2 3 4 सही है, पहला वाला जो था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से कौन सी चीज संबंधित है? बागवानी, पुष्पकृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं? तो मत्स्य यानी मछली जो है कहाँ पलती है? मछली पलती है समुद्र में यानी पानी में, और पानी का कलर कैसा होता है? मेरे पेन जैसा, ब्लू। तो बी करेक्ट आंसर है। और नीली क्रांति जो है उसका किससे लेना देना है? मत्स्य पालन से। अब यहाँ पर कुछ कलर रेवोल्यूशन दे रखे हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति खाद्य उत्पाद यानी एग्रीकल्चर से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पाद, ये तो पता ही है, मिल्क सफेद होता है। भूरी यानी ब्राउन जो है वो फर्टिलाइजर से हुई थी। फर्टिलाइजर ब्राउन होते नहीं है सारे, पर ये याद रखना कि ये फर्टिलाइजर की वजह से हुई है। पीली क्रांति तेल पीला होता है, तिलहन उत्पादन। और लाल क्रांति मांस या टमाटर के लिए। और नीली क्रांति तो हो ही गई मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कलर क्रांतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूरज धारा योजना संबंधित है, यानी ये जो योजना है सूरज धारा योजना, ये किससे संबंधित है? ऋण से संबंधित है, बीज की अदला बदली से है, टीकाकरण से है, बीमा संबंधी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बीज अदला बदली से, ठीक है, यानी बीज को चेंज करने से। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लघु एवं सीमांत कृषकों को 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी और तिलहनी फसलों की बीज अदला बदली हेतु अनुदान दिया जाता है। कि तिलहन और तिलहन के लिए आप क्या कर सकते हो? पैसे दिए जाते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? यानी इनमें से कौन से वो थे जो सहकारी को यानी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को नहीं अच्छा मानते थे, सहकारी कृषि को? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, या फिर अब्दुल कलाम आजाद? तो चरण सिंह वो थे जो सहकारी कृषि को यानी कॉर्पोरेट फार्मिंग को अच्छा नहीं मानते थे। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। यानी उन्होंने कहा कि भैया ये सोवियत शैली आप लेकर के आ रहे हो, ये सोवियत लेकर के आ रहे हो, यानी रशियन लेकर के आ रहे हो, इसका थोड़ा सा विरोध किया। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सरकार सहकारी फर्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चरण सिंह ने भारत में सहकारी कृषि का समर्थन नहीं किया जाता, और उन्हें माना भी जाता है कि उन्होंने भी समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है?
तो भूमि सुधार के लिए जो मेजरमेंट लिए गए थे उनमें से कौन सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जूतों का अधिकतम सीमा निर्धारण करना, काश्तकारी सुधार या फिर बहुफसलीय योजना। तो हम लोगों ने जो पार्ट 1 में नोट्स पढ़े हैं हमें उसके हिसाब से पता है कि भाई सारी प्रथाओं को खत्म किया गया था, अधिकतम सीमा तय की गई थी, काश्तकारी को भी सुधारा गया था, मल्टीपल फसल जो है जो एक साथ लगाई जाए, मल्टीपल क्रॉप योजना जो है, प्लानिंग जो है वो नहीं थी इसके अंदर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था, यानी कुछ ही लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा खेत हुआ करते थे और वही खेती करते थे। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया और इस हेतु जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया, भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा तय की गई और काश्तकारों का सुधार किया गया और कार्यक्रम बनाए गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? यानी कृषि संरचना जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रेरक बनाया गया। मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार और जोतों की हदबंदी यानी कि मैक्सिमम लिमिट तय करना, या उपरोक्त सभी। तो हमने ये देखा था कि अभी जो हमने ऊपर सारी बात की उसमें ये तीनों के तीनों ही थे, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। यूपीएससी मेन का है ये क्वेश्चन 2017 का। ठीक है, व्याख्या अभी मैंने ऊपर बताई है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी पट्टेदारी वालों के लिए कौन सी चीज सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, या नीचे दिए गए कटु में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 1 2 3, ये तीनों के तीनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये तीनों ही करेक्ट है। सामान्य रूप से भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधार यानी टेनेंसी रिफॉर्म, यानी कि जो लोग पट्टे पर लेकर के करते हैं ना खेती, आज की डेट में भी खेत किसी और का होता है, ये आप लोगों को तो पता ही है, ये क्या समझाओ। का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों या जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण था, यानी कि भैया सबको बांटा जाए दोबारा से। भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचलित प्रचलित प्रचालनात्मक जोतों को पुनर्संगठित करना है। भूमि सुधारों के तहत मध्यवर्तियों का उन्मूलन था। पट्टेदारी सुधार जिसके तहत लगान का विनियमन किया गया। पट्टेदारों हेतु पट्टा अवधि की सुरक्षा तथा उन्हें पट्टेदारी का स्वामित्व प्रदान किया गया। तो तीनों बातें हो गई ना, अवधि भी दी गई, विनियमन भी किया गया, स्वामित्व की घोषणा भी की गई। इस पूरी अवधारणा का उद्देश्य वास्तविक कृषकों को वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना था। यानी बहुत टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, वो पट्टे पर दे देते थे, जो मेहनत करता था किसान उसको उसका हक मिल ही नहीं पाता था, तो इसीलिए इन चीजों को लाया गया। पट्टेदारी की सुरक्षा और लगान के विनियमन के साथ वास्तविक कृषकों को पट्टेदारी के स्वामित्व प्रदान करना, कृषकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता, यानी जब तक वो जमीन के खुद के मालिक नहीं होंगे तब तक उन्हें फायदा भी नहीं होगा। भारत में जोत का आकार है, यानी भारत में जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। तो हमने पढ़ा था नोट्स के अंदर कि सबसे ज्यादा 1 हेक्टेयर से कम वाले लोग हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती आती है। तो कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, पीसीएस का है ये उत्तराखंड के, भारत के सीमांत जोत यानी मार्जिनल लैंड होल्डिंग का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। आर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर है। अर्ध मध्यम जोतों का 2 से 4 हेक्टेयर है। मध्यम जोतों का 4 से 10 हेक्टेयर है और वृहद आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। भारत के सकल जोतों में 68.45% सीमांत जोते यानी कि मार्जिनल यानी 1 हेक्टेयर से कम है। 17.62 जो है वो लघु जोते हैं, जबकि 9.56% अर्ध मध्यम जोते हैं, जबकि 3.8% मध्यम जोते हैं और 1% से भी कम यानी 0.57 वृहद जोते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? जो 1 हेक्टेयर से कम है। तो इसीलिए भारत में कृषि का आकार भी क्या है? जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से कम वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार क्या है? देखो उधर वो उत्तराखंड में आया था, ये छत्तीसगढ़ के प्री में पूछा गया है। तो वही सीमांत की अगर हम बात करें यानी कि मार्जिनल की अगर हम बात करें तो मार्जिनल तो हमारा वही है 1 हेक्टेयर से कम वाला, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मार्जिनल खेती कैसी? 1 हेक्टेयर से ऊपर, हमने अभी पढ़ाई है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक व्यवस्था है,
यानी कौन सी सबसे अच्छी अवस्था है? तो ताज निकलने की अवस्था, यानी कि जब ताज निकल रहा हो, किले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था या संधि की अवस्था। तो सबसे अच्छा होता है जब ताज निकल रहा होता है ना, तभी सबसे ज्यादा खिंचा किसान को क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। खिंचाई बोल रहा था मैं। किसान को सबसे ज्यादा सिंचाई कब करनी चाहिए? जब ताज निकलने लगे। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य अवस्था भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से संबंधित है, परंतु इन सबका संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कर होने पर है। यानी अगर आप एक ही बार सिंचाई कर सकते हो तो ये बेस्ट है। अगर एक से ज्यादा बार कर सकते हो तब तो इनमें से कहीं पर भी कर सकते हो, पर अगर एक ही है तो वो सिर्फ यही करो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18। लाखों करोड़ पुरुषों एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, यह किस चीज को दर्शाता है? सुनियोजित विकास को, सामुदायिक विकास से, पंचायती राज प्रणाली से, या एकीकृत विकास कार्यक्रम से? तो इसका करेक्ट आंसर है सामुदायिक। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों को वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन, यानी ये दोनों एक दूसरे की हिस्सेदारी और सहयोग करे तो ये क्या होता है? सामुदायिक विकास होता है। सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में 1952 में आरंभ की गई और इसकी शुरुआत करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। एक आत्मनिर्भर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना सामुदायिक विकास का लक्ष्य रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? यानी क्यों भारत में कृषि की ग्रोथ जो है बहुत स्लो है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, या फिर गांव से शहर से गांव की ओर पलायन? शहर से लोग गांव जाएंगे तो कृषि कम क्यों होगी, और शहरी निर्धनता का कृषि से क्या लेना देना? कुशल श्रमिक होंगे तो भी गति धीमी तो हो नहीं सकती। तो यही एक रीजन बचता है, ग्रामीण निर्धनता, जिसकी वजह से क्या है? कृषि की डेवलपमेंट बहुत कम है। ग्रामीण निर्धनता कृषकों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है। कृषि रत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांव में निवास करती है, अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जो कि शहर से गांव की ओर पलायन सर्वथा क्या है? असत्य है, जैसा मैंने बोला था। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग लगभग लगभग 1/3 पे पहुंच गए अपने। 20 क्वेश्चन मैंने कहा था 60 करने, 20 पे पहुंच गए। सूची 1 और 2 को मिलाना है हमें, इधर दे रखा है, देखना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, मालगुजारी से इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व। ये कौन सी की गई है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो मुझे वैसे तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल से बड़े किसानों को आवंटित भूमि ये जागीरदारी थी, कि जितनी बड़ी जागीर उस हिसाब से दे दिया जाए। माल गुजारी और इजारेदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि ये जमींदारी थी, तहसील बना करके दे देना। ग्राम स्तर पर जो भू राजस्व किया गया ये गांव के लेवल पे वो महलवाड़ी थी, और ये जो उप किराएदार या फिर इन सब के ऊपर था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो यानी हमारा ए का हो गया 1, बी का हो गया 4, सी का हो गया हमारा सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत रूप से देखो, बी है भी हमारा करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत रूप से किसान को आवंटित भूमि, रैयतवाड़ी प्रणाली, बड़े सीमांत को आवंटित भूमि, यानी कि देखो क्या बोला है? किसानों को दिया जाता है रैयतवाड़ी में, बड़े किसानों को दिया गया है जागीरदारी में, मालगुजारों को दिया गया है जमींदारी के अंदर, और भू राजस्व की जो व्यवस्था थी जब वो ग्राम स्तर पर की गई तो उसे कहा गया था महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो यही हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यानी भारत में काली मिट्टी जो है उसमें सबसे अच्छा उत्पादन किसका होता है? कपास का, धान का, गन्ने का, गेहूं का। देखो ये मेरे को 9th क्लास से ही याद है, ये कपास ही होता है। ये 9th क्लास से ही मुझे याद है। एक यही तो क्वेश्चन थे 9th क्लास के एसएसटी के कुछ जो याद रह गए थे। तो
कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, जो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहां पे बात करते हैं कृषि उत्पाद में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी पहले लकड़ी के हल बनते थे, अब लोहे वाले बनने लग गए। श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल प्रगति, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, पूंजी घटाने वाली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो श्रम बढ़ाने वाली, अब ये जो तुम लकड़ी वाले से लोहे वाले पे आ रहे हो, तो इससे क्या मेहनत बढ़ेगी? नहीं। पूंजी घटेगी? नहीं। इन तो ये दोनों नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई है तो नहीं, ये हमारा करेक्ट होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रौद्योगिकी प्रगति दो प्रकार की होती है, पहली श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी और पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी। कृषि उत्पादन में कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग पूंजी बढ़ाने वाली यानी कैपिटल ऑगुमेंटेशन है। उन्नत पूंजी पूंजी संवर्धन प्रगति मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादक उपयोग पर बल देता है। यानी जो हम इंग्लिश वाली ये मेटल वाली लेकर के आएंगे, या इससे क्या होगा, हमारी कृषि जो है ज्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, कृषि कितने हिस्से में है? 22%, 80%, 33% या 15%? तो मैं पहले ही बता दूं, जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसका है? आ, बहुत बड़ा हिस्सा अगर रोजगार के हिसाब से बोलो तो कृषि का है, लेकिन सबसे कम हिस्सा जो है इनकम के हिसाब से वो भी कृषि का है। तो 15% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बीपीएससी में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अब बात करते हैं प्रश्नकाल के दौरान, क्योंकि ये 2008 में क्वेश्चन आया था। देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो थे वो लगभग 15% था। लेकिन अभी जो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, यानी आर्थिक समीक्षा आई है, उसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो है जीवीए का चालू कीमतों पर क्या है? 17.1, जबकि 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में क्या है? 17.8। तो अभी 17 के लगभग चल रहा है, 15 के लगभग नहीं चल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें किसी कृषि का हिस्सा कितना? मैंने कहा था बहुत कम है। ये यूपीआरओ और एआरओ दोनों में ही 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 20%, 25%, 30% या 35%? तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक भी करेक्ट हो सकता है, या फिर प्रश्न काल की वजह से इसका आंसर चेंज भी हो सकता है। तो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न में यह इंगित नहीं किया गया कि किस वित्त वर्ष की राष्ट्रीय आय कृषि के योगदान प्रतिशत को बताना है, यानी यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है। और ना ही यह कि योगदान प्रचलित मूल्यों पर है या फिर स्थायी मूल्यों पर। वर्ष 2012-13 में चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15.10% था। किसमें? चालू मूल्यों पर। जबकि स्थायी मूल्यों पर यह 11.8% था। ये कब? 2012-13 में। लेकिन वहीं पर अगर मैं आर्थिक समीक्षा 2021 यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021 की बात करता हूं, तो जीवीए का हिस्सा 2018-19 में 17.1%, और जबकि 19-20 में 17.8% है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये बोलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो ईयर बताया गया है और ना तो ये बताया गया है कि चालू कीमतें हैं या फिर स्थिर कीमतें। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है, यानी अभी के टाइम पे लगभग लगभग कितना? मुझे भी नहीं पता ये कौन से साल में आया था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा 18%, 23%, 25% और 28%। तो ऑफकोर्स ये 2012 के हिसाब से, तो उसी टाइम के हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बोला गया होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार 11-12 में कृषि का जो योगदान था वो 14.1% था, जबकि अभी 20-21 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि 18-19 में 17.1% और 19-20 में 17.8%। ठीक है, 18-19 में ये चालू कीमतों पर दे रखा और जबकि ये अस्थायी आंकड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही परेशानी है। इस समय, भाई कौन से समय? देखो साल अलग अलग दे रखा है, तो इस समय कौन से समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है? तो आपको पता ही है, इसके लिए तो आपको इकोनॉमिक सर्वे को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो साल बाई साल जैसे चेंज होगा उसी टाइम के हिसाब से आएगा। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो अगर मैं 1908 या 96 की बात करें, तो वित्तीय वर्ष 1996-97 में, यानी 96-97 में जीडीपी में कृषि का योगदान जो था 26.19% था, और वर्ष 1997-98 में इसका योगदान लगभग 24.4% था।
जबकि अगर मैं 2020-21 की बात करूं तो इतनी देर से वही बता रहा हूं कि चालू कीमतों पर 2018-19 में 17.1% है, जबकि 19-20 में अस्थायी आंकड़ों के हिसाब से ये 17.8% है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करंट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा जब भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो 27, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा, यानी 2010-11 में, इस बार डेट दे दी है, तो उस टाइम पे कितना रहा, लगभग 20 से प्रतिशत, 15%, 10% या 8%। 2010 का क्वेश्चन है और इन्होंने साल मेंशन कर दिया है, तो जब साल मेंशन कर दिया तो ये लगभग लगभग 15% का था 2010 के अनुसार। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010-11 में कृषि का जो योगदान था वो 14.5%, यानी लगभग 15% था, जबकि 2021 के हिसाब से 2018-19 में चालू आंकड़ों में ये कितना दे रखा है, 17.1%, जबकि 19-20 के हिसाब से अस्थायी आंकड़ों में 17.8% दे रखा है। आपको ये बार बार बात इसलिए रिपीट करवाई जा रही है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसी साल के हिसाब से आ सकता है, तो इस बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि 18-19 में 17.1, 19-20 में 17.8। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि जो है वो लगातार घटती जा रही है भारत में, कृषि का योगदान लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ जीवीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन में कृषि की योगदान घटता जा रहा है, यानी लगातार कृषि घटती जा रही है, जिससे वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। यानी आप प्रेजेंट में भी देख सकते हो कि लगातार अब एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन कोई फायदा दिखता नहीं है लोगों को, ज्यादातर लोग शहर जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो है ही। तो यहाँ पर आपको 3 साल दिए गए हैं, 2014, 15, 15, 16 और 18, 19, तो आप देख सकते हो कि कृषि क्या है, लगातार घटती जा रही है। उद्योग थोड़े कम लेवल से घट रहे हैं। हमारा सेवा क्षेत्र जो है वो बड़ा ग्रो कर रहा है इस वक्त, हमारा सेवा क्षेत्र जो है वो ग्रो कर रहा है, तो हम लोग सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर करंटली हमारा क्या हो रहा है, कम होता चल रहा है। आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2020-21 में चालू मूल्यों पर जीवीए में कृषि उद्योग सेवा के क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.9 रहा है। देखो ये 18-19 का दे रखा है, जबकि ये 20-21 की बात कर रहे हैं, तो कृषि कितनी रही है, 19.9% रही है। ठीक है, कृषि उद्योग 25.8 और सेवा क्षेत्र कितने रहे, 54.3%, जबकि 2019-20 में कृषि कितनी थी, 18%, उद्योग 29% और सेवा जो है 55%। तो हम देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र कम हुआ है हमारा अभी फिलहाल, कृषि क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा है और हमारा उद्योग भी थोड़ा सा बढ़ा है 19-20 के अपेक्षा 20-21 में। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या होता जा रहा है। आर्थिक नियोजन के यानी कि 1991 की बात हो रही है यहाँ पर। आर्थिक नियोजन तो वैसे वही था, नहीं सॉरी, इकोनॉमिक प्लानिंग होता है ना आर्थिक नियोजन का मतलब, तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो 1951 में चालू हुई थी ना, पहली पहली जो आर्थिक नियोजन आई थी हमारी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जब से स्टार्टिंग हुई है तो उस टाइम से सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या हो रहा है, निरंतर कम हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, या पहले कम होकर फिर बढ़ा, लगातार कम हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नियोजन के आरंभ यानी प्लानिंग के आरंभ में, यानी प्लानिंग कमीशन ने 1950-51 में यानी 51 में सबसे पहले बनाई थी पंचवर्षीय योजना, अर्थात वर्ष 2050-51 में भारत के सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 53.1% था, जो समय के साथ साथ कम होते हुए 2006-7 में 17.4, 10-11 में 14.5, 11-12 में 14.1, 12-13 में 13.68 रह गया है। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार 18-19 में यह घट करके चालू कीमतों पर 17.1% और जबकि 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों के हिसाब से 17.8% रह गया है। चलिए हम लोग मिडवे आ गए, आधी दूरी तो हमने तय कर ली, तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति के आकलन सर्वेक्षण के अनुसार
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंब में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। केरल के 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के जितने भी ग्रामीण कुटुंब है उनमें से सबसे ज्यादा जो है कृषि कुटुंबों में सबसे ज्यादा ग्रामीण कुटुंब है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और केरल के 60% से ज्यादा जो है जो ये बोल रहे हैं कि भैया हमने कृषि कुटुंब जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने कृषि से नहीं गैर कृषि स्रोतों से ज्यादा इनकम कमाई है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। ये 60% वाली बात गलत है, तो 1 और 3 सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही दे रखा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एनएसएसओ के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल वाला जो है, उसने जो एनएसएसओ डिपार्टमेंट बनाया है, संगठन ने अपने 70वें दौर में जनवरी दिसंबर 2013 में कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण में प्रमुख संकेतों को 19 दिसंबर 2014 को जारी किया, यानी उनका 70वां कब हुआ था? 13-14 में, ठीक है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों की स्थिति की जानकारी हासिल करना था। तो हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे और यह देश के कृषक परिवारों का 20% था, यानी 20% तो सिर्फ यूपी में है। राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक प्रतिशत 78.4 कृषक परिवार है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण परिवार है वो कृषक है। और केरल में ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का सबसे कम प्रतिशत यानी 27.3% है। यानी केरल में जो गांव में लोग रहते हैं उनमें सबसे कम लोग किसान हैं, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गांव वाले किसान है, केरल में सबसे कम। देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों का लगभग 45% अन्य पिछड़े वर्गों के थे, यानी 45% जो किसान है या कृषक परिवार है वो पिछड़े वर्ग के हैं। लगभग 16% कृषक परिवार अनुसूचित जाति तथा 13% अनुसूचित जनजाति के हैं। कृषक परिवारों की आय का मुख्य स्रोत इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार के पास जमीन कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6, केरल को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में कृषक परिवारों ने अपनी आय का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी गतिविधि यानी जुताई, पशुधन और अन्य कृषि गतिविधियां बताया। केरल में लगभग लगभग 21% जो कृषक परिवार है वो कृषि को छोड़ करके दूसरे स्रोत अपना रहे हैं और उनकी अधिकतम आय की जानकारी उन्होंने कहा कि भैया हम कृषि के अलावा दूसरे स्रोतों से पैसा कमाते हैं। सातवां, केरल में बाकी हर जगह कृषि से ही है। देश में लगभग 52% कृषक परिवार ऋणग्रस्त है, यानी 52% अभी भी लोन के कर्जे में दबे हुए, लोन के भार के नीचे दबे हुए। देन है एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि के विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है। ग्रामीण परिवारों में कृषि में जितने लोग लगे हुए हैं वो उनका प्रतिशत क्या है? 52.5, 55.6, 57.8 और 59.2। यूपीएससी मेन 2016 का क्वेश्चन है, 2014 के बारे में पूछा था, तो उस टाइम के हिसाब से 57.8% हिस्सा जो है वो गांव में क्या है? कृषि में। एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2014 के अनुमानानुसार कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में अनुमानित कुल 90.2 मिलियन कृषक परिवार थे। यह इसी अवधि के दौरान कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8% था। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश की अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे, जो कि देश के कृषक परिवारों का 20% था और लगभग लगभग सबसे ज्यादा ही था। लेकिन राजस्थान में जो ग्रामीण परिवार रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा कितने थे? उनमें से सबसे ज्यादा 78.4% जो है कृषक परिवार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने लोग गांव में रह रहे हैं उनमें से 74.8% क्या है? कृषक परिवार है। मध्य प्रदेश में गांव में रहने वाले लोगों में 70.8 जो है कृषक परिवार है। छत्तीसगढ़ में 68.3, गुजरात में 66.9 कृषक परिवारों का प्रतिशत है। केरल में ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवार जो है सबसे कम 27.03% है, ठीक है। देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45% जो है वो पिछड़े वर्गों से, जिनमें 16% अनुसूचित जाति और 13% अनुसूचित जनजाति के हैं, और अन्य जो है वो 25% के अंदर आते हैं।
एक्सप्लेनेशन बड़ी 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 दे दी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, यानी इनमें से कौन सी जगह सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, यानी सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। वह ये 2012 में आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, तो उस टाइम के हिसाब से भी हो सकता है, अभी हो सकता है कि ये चेंज हुआ हो। 2000 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार, थोड़ा बाहर की आवाजों को इग्नोर करना, वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में 5.35 मिलियन हेक्टेयर है। इस संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का यानी 3.02 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ष 13-14 के आंकड़ों के अनुसार भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है और उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, पहले व दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश 6.30, महाराष्ट्र 3.52। 20-21 की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2019-20 का जो पहला आया था उसमें सोयाबीन उत्पादन शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? अभी भी मध्य प्रदेश 5.15 मिलियन टन, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 4.60 मिलियन टन और राजस्थान 0.52 मिलियन टन, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खरीफ 2020 के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रानुसार इन राज्यों का क्रम निम्न है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र है 58.54 करोड़, महाराष्ट्र में 40.4 लाख हेक्टेयर जो है ये इसके अंदर आता है, इसके अंदर सोयाबीन उगाया जाता है, और राजस्थान में 11.02 लाख हेक्टेयर जो है वो उगाई जाती है। उत्पादकता के आधार पर 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, जब खेती सबसे ज्यादा वहां पर है, ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया वहां पर है, ठीक, सर्वाधिक खेती वहीं पर हो रही है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी तो वहीं पर होगा ना, 1125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कर्नाटक में, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की जगह क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक हेक्टेयर में 1124 किलोमीटर, जबकि हेक्टेयर कर्नाटक में 1024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश में 1028 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उगाया जाता है। तो याद रखना, उत्पादकता के हिसाब से मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर नहीं है। ठीक है, उत्पादकता में महाराष्ट्र नंबर 1 है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सबसे अधिक है? यानी कौन से देश में कपास यानी कि हमारा कॉटन जो है सबसे ज्यादा उगाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कपास उगाने का जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी उत्पादकता में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2038 किलोग्राम है। इसके पश्चात क्रमशः तुर्की में, यानी सेकंड नंबर पर तुर्की आती है 1620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ब्राजील 1524 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चीन 1484 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मैक्सिको 1476 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अप्रैल 2019 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2017-18 में भी कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सबसे आगे कौन था? ऑस्ट्रेलिया ही थी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि में निम्न राज्यों का अवरोही क्रम बताइए, यानी गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम कहां पर होता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा देखो हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर बिहार। यही सीरीज एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो प्रश्न ये 2012 के हिसाब से, अभी के हिसाब से चेंज हो सकता है। प्रश्न काल में विकल्पगत राज्यों में गेहूं उत्पादन का अवरोही क्रम जो सबसे ज्यादा हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान और फिर बिहार। जबकि आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार 2019-20 का जो चतुर्थ अग्रिम अनुमान आए थे उसमें देश में सिर्फ गेहूं का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है अभी, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है और उसके बाद पंजाब आता है। तो अभी यूपी है, यूपी सबसे ज्यादा उगाता है, फिर एमपी उगाता है और फिर उसके बाद पंजाब उगाता है क्या? गेहूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, यानी फसलों की बुआई के लिए कितना क्षेत्रफल है हमारे पास? 12 करोड़ हेक्टेयर, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर या 17 करोड़ हेक्टेयर? 2016 के हिसाब में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम के हिसाब से 14 करोड़ हेक्टेयर जो है वही बुआई के लिए हमारा सबसे सही है। कृषि सांख्यिकी 2015 के अनुसार भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल 2012-13 के अनंतिम में 13.99 करोड़ हेक्टेयर यानी 14 करोड़ हेक्टेयर रहा। अतः निकटतम विकल्प सी सही है। बुआई के अंतर्गत क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र यानी नेट एरिया जो सोन से तात्पर्य है फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्र से होता है,
ऑर्किड के साथ बोए गए। तो नेट क्षेत्र कौन सा हो गया, जिसे फसल और बगीचे दोनों शामिल हो जाए। इसके आकलन एस्टिमेशन के क्रम से एक वर्ष से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को भी एक ही बार गिना जाता है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 140.1 मिलियन हेक्टेयर है। कुल फसल क्षेत्र जो है 198.4 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि फसल सघनता जो है 142%, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का 43% और शुद्ध संचित क्षेत्र का 68.4 मिलियन हेक्टेयर है। तो मेरे ख्याल से ये जो फसल सघनता है ना, ये 142% दे रखा है कि जितना एरिया उससे थोड़ा ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं पर फसली क्षेत्र 43% है, जबकि इससे जो हमारा सिंचित क्षेत्र है वो 68.4 मिलियन हेक्टेयर है। इतनी जगहों पर सिंचाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादक की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। क्वेश्चन 2008 का है, इसीलिए ऑप्शन सारे अभी हमारे निकटतम वाले नहीं दे रखे, पास वाले नहीं दे रखे हैं। 2001, 2, 3, 4, 4, 5 या 5, 6। तो उस टाइम के हिसाब से 2004-5 जो है वो सही करेक्ट आंसर था। लेकिन वर्तमान में 2020-21 के अनुसार वर्ष 2001 और 2009-10 की अवधि में मात्र वर्ष 2002 और 2003 ही एक ऐसा रहा है जिसमें -4.9 की क्या रही है, हमारी ऋणात्मकता रही है। तो अभी की अगर आप बात करोगे तो 2000 से लेकर के 2010 तक की, तो उसमें 2003-4 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, और जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से 2004-5 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है। 2017 का है, तो सीधी बात है उस टाइम के हिसाब से ही होगा। 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16। हमने 2000 से लेकर के 2010 तक की तो बात कर ली कि अगर ये दिया जाए तो 2002 से 3 जो है वो सबसे कम है। अब हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर वाले की, तो सी इसका हमारा करेक्ट आंसर है 14-15। वर्ष 2014-15 के प्रथम एवं द्वितीय संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक वृद्धि की दर क्रमशः 0.2% और 0.3% का अनुमानित किया गया था। लेकिन वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विकल्पगत सभी वर्षों में से कृषि वर्ष में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यानी अभी की बात करें तो सारे जितने भी ऑप्शन दे रखे सब में धनात्मक था। यह विगत एक दशक 2010 से लेकर के 21 तक सभी क्षेत्र में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। कृषि क्षेत्र में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि नहीं आई है 2010 से लेकर के 21 तक। यह किसने कहा है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों का वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन 2015 का दे रखा है, उस टाइम के हिसाब से दे रखा होगा। 2, 3, 3, 4, 5, 6 या फिर 6, 7, इनमें से कौन से साल औसत वार्षिक औसत दर जो है वो ऋणात्मक रही है। तो दिए गए विकल्पों में से 2002-3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संबंध क्षेत्रों में वार्षिक औसत दर जो है स्थिर मूल्य पर नकारात्मक रही है। वर्तमान समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2002 और 3 के बाद किसी भी वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की ही नहीं गई है। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर ही पढ़ा था 2010 से 21 तक तो की ही नहीं गई है, पहले भी नहीं की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। 1997 से 98 में भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मकता की वृद्धि दर्शाई है। यानी 1997-98 में कितनी ज्यादा नेगेटिव हुई थी, 2.4%, 3.2%, 3.5% या 1%। तो ये क्वेश्चन ही 1998 में पूछा गया था। तो उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 2.4% 1997-98 में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी। अगर अभी की बात की जाए तो 2020-21 के हिसाब से तो हुआ ही नहीं है हमारे पास। 2002-2003 में ही ऋणात्मक आई थी, उसके बाद कभी ऋणात्मक नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 14। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया गया, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिखाया गया कि कृषि जो है भैया नेगेटिव हो गई है। 2004 का क्वेश्चन है। तो तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं, तो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो था हमारा 5 ईयर प्लान, उसके अंदर हमारी कृषि की विकास दर जो थी वो क्या थी, ऋणात्मक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी आई कब से कब तक थी, 1961 से लेकर के 66 तक, है ना।
सॉरी 65 तक ना, 66 कहाँ जा रहा हूँ, 1961 से 1965 तक ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया गया था। इस दौरान कितना ऋणात्मक हुई थी, -1%। तो -1% का हमारा नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। भारत की औसत फसल गहनता लगभग, यानी फसल गहनता लगभग लगभग कितनी है, 2012 का क्वेश्चन है, तो साल चेंज होने की वजह से डेटा चेंज हो सकता है। उस टाइम के हिसाब से 135%। फसल गहनता कितनी है, 135%। लेकिन अभी हमने ऊपर की तरफ पढ़ा था फसल गहनता 142% के करीब, ये देखो पिछले पेज पे ही पढ़ा है हमने। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, जहां पे मैं खुद कह रहा था कि ये थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लग रहा है मेरे को भी पढ़ने में। ये फसल सघनता 142.2%, या देख रहे हो, करेक्ट। तो जरा नीचे आ जाते हैं। अब टेंशन ना लो, ये जो पीडीएफ है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग ये पीडीएफ खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। भारत की औसत फसल गहनता उस टाइम पे 2012-13 के हिसाब से 135% थी। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत की औसत फसल गहनता 135.79% थी। 12-13 के आंकड़ों के अनुसार फसल गहनता 139% थी। लेकिन अभी जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट आई है 19-20 की, उसके हिसाब से 142% है सघनता। अब ये बताना, ये कथन दिया गया, ये कारण दिया गया, बताना है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यानी खाद्यान्न में भारत को लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। दोनों में से क्या सही है, ए सही है, आर गलत है, ए सही, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ये हमारे ऑप्शन होते हैं, है ना। चलो यही देख लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, ए है। यानी कि सही बात है कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और ये भी सही बात है कि अब हम इसका थोक में क्या करते हैं, आयात नहीं करते हैं। हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है, यानी अपेक्षा थी उसी की वृद्धि हुई है। 50-51 में, वर्ष 50-51 में जो कुल उत्पादन लगभग 50.8 मिलियन टन था, वो 2001-2 में बढ़कर के 211.9 मिलियन टन हो गया है। यानी आप देख सकते हो 4 गुना से ज्यादा हुई है। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, और भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। वर्ष 2001-2 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल आयात मूल्य का मात्र 4.5% है, यानी केवल 4.5% ही हमने टोटल आयात में से खाने के लिए आयात किया था। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 का जो चतुर्थ अग्रिम अनुमान आए थे, यानी कि एस्टिमेशन आया था, उसमें हम लोगों ने लगभग 296.7 मिलियन के करीब हमारा यह है कि हम उत्पादन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कथन में से हम क्या समझते हैं। पहला, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की। इस कथन का क्या मतलब है। पहला, प्रत्येक परिवार को अंतःस्थ यानी बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। गरीबी से नीची रेखा के व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, या फिर खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त नहीं है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने पर खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने में की सामर्थ्य नहीं है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर लिया परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है। 2008 का ये क्वेश्चन है। भारत के पास अपना स्टॉक तो काफी हो गया, लेकिन अभी तक परिवारों के पास इतना नहीं हुआ है कि वो तुरंत खाना जो है प्राप्त कर सके। 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्नों की उत्पादकता में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई, बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। इसी के साथ भारत की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई। पुनः 1990 के दशक के प्रारंभ में पूंजीवादी नीतियों का अनुपालन के कारण संक्रमणशील भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूंजीवादी नीति आ गई थी तो निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ। इन सब कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के बावजूद क्रय शक्ति सामर्थ्य और अति निम्न स्तर के कारण खाद्यान्न समाज के अति कमजोर वर्ग यानी गरीब की क्रय शक्ति से बाहर रहा। यानी खाना हमारे पास है लेकिन वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं लोग।
इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर लिए, किंतु पारिवारिक सुरक्षा अभी भी प्राप्त नहीं कर पाया, कि खाना है तो लेकिन लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संदर्भ में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वर्ष 98-99 पर में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान की वृद्धि हुई है, यानी 92-93 से 98-99 तक। ये क्वेश्चन 2003 और 2 में आया हुआ है, तो ऑफकोर्स क्योंकि हमारा क्या है इस वक्त एक फिक्स टाइम दे रखा है, तो आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि करंट डाटा तो बहुत ज्यादा चेंज होगा, पर हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 गुने से अधिक, 3 गुने से अधिक, 4 गुने से अधिक या 5 गुने से अधिक, तो उस टाइम के हिसाब से 92-93 से 98-99 तक 3 गुना से ज्यादा अनुदान हमें दिया गया है, 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 92-93 में खाद्यान्न पर दी जाने वाली कुल सब्सिडी 2800 करोड़ रुपए थी, जो कि 98-99 में बढ़कर के 8700 करोड़ हो गई, यानी 8700 करोड़ हो गई। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी में 3.1 गुना की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बजट 2021-22 में कुल सब्सिडी 3,69,898.88 करोड़ प्रस्तावित है, यानी कि 3,69,898.88 करोड़, जिसमें खाद्य सब्सिडी के नाम पर 4,22,836 करोड़, उर्वरक सब्सिडी के हिसाब से 79,528.68 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी में 1,40,000, सॉरी गलत बोल गया, 14,073, 1,40,000 गलत बोल रहा हूं मैं, 14,073.35 करोड़, ब्याज सब्सिडी के तौर पर 26,282.35 करोड़ और अन्य सब्सिडियों के लिए 7,177.50 करोड़ रुपए अनुमानित है। क्लियर। तो 2020-21 के हिसाब से 3 गुना से ज्यादा है, अभी के हिसाब से तो हम बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। 45 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, यानी सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ उगाई जाती है? सबसे ज्यादा सब्जियां चीन में उगाई जाती है, चाइना। ये लोअर सब यूपी के लोअर सब एग्जाम में आया था प्री में 2015 में। तो प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों में ही सब्जियों के लिए सबसे ज्यादा चीन ही जो है वो उगाता है। चीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ उगाई जाती है? भारत में। ठीक है, तभी तो भारत के बच्चे कहते हैं करेला नहीं खाना, टिंडे नहीं खाने, ये नहीं खाने, मैं खुद नहीं खाता, दूसरों को क्या बोलूं। क्वेश्चन नंबर 46, 2015-16 में भारत में निर्यात प्याज की मात्रा थी लगभग, 2016 के हिसाब से पूछा है कि 15-16 में कितना प्याज हमने क्या किया था, निर्यात किया था। तो 7 लाख टन, 9 लाख टन, 10 लाख टन या 12 लाख टन, तो हमने 12 लाख टन किया था 2016 में, 15-16 के दौरान। अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चेंज होगा, पढ़ लेते। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये, के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा कुल 12,01,245.29 मैट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, यानी लगभग 12 लाख टन, जिसका कुल मूल्य 2,747.41 करोड़ रुपए था। इस प्रकार निकटतम उत्तर डी करेक्ट होगा। अपेड़ा द्वारा, अपेड़ा ये आपकी वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का पूरा नाम है, प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एस्टिमेशन करके डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपेड़ा इसी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म आप लोग देख लेना एक बार। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 द्वारा निर्यातित प्याज हमारा कितना है? वहां तो सिर्फ इतना था, 12 लाख के करीब था, 12 लाख वहां पर था, जो कि काफी ज्यादा था। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 10,11,378.46 मैट्रिक टन है, जिसका मूल्य जो है 20,000 नहीं गलत बोल रहा हूँ, 20,000 गलत बोल रहा हूँ, 2,04,478.13 लाख करोड़ रुपए है। तो पहले क्या था, पहले ज्यादा बेच निर्यात कर रहे थे, कम पैसा आ रहा था, कम निर्यात कर रहे थे, तभी ज्यादा पैसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनकी कॉफी उत्पादन 2016 के अवरोही क्रम में बताइए, यानी सबसे ज्यादा किसने उगाया, उससे कम, उससे कम, और बताना है कौन सा, कोलंबिया, वियतनाम, ब्राजील या इंडोनेशिया। तो इसके हिसाब से हमारा बी करेक्ट है, सबसे ज्यादा ब्राजील में कॉफी उगाई जाती है, ब्राजील नंबर 1 पे, ब्राजील के बाद वियतनाम में 2016 के हिसाब से, 18 का क्वेश्चन है, 2016 के हिसाब से, उसके बाद कोलंबिया में उगाया जाता है, और लास्ट में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या उगाया गया था, कॉफी उगाई गई थी।
प्रश्नकाल और वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर भी बी सही है, यानी ब्राजील सबसे ज्यादा, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया और उसके बाद इंडोनेशिया। तो ऐसे जा सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, दोबारा से सही से लिख देता हूँ। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ठीक है, शीर्ष 5 देश कौन कौन से? ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, और अगर पांचवा पूछा जाए तो इथोपिया, अभी के हिसाब से इथियोपिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 2005 का ये क्वेश्चन था। उस टाइम के हिसाब से पूछा गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो उस टाइम के हिसाब से कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी जो है उगाता था। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी कर्नाटक जो है सबसे पहले स्थान पर है। मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारतीय राज्यों में कर्नाटक लगभग 2,03,445 मैट्रिक टन कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक के बाद केरल आता है जो कि 65,925 मैट्रिक टन, और तमिलनाडु 17,400 मैट्रिक टन उगाता है। तो सबसे पहले कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49। भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से कौन में से किस एक का मूल्य का आधार अधिकतम आयात रहा है? यानी सबसे ज्यादा आयात किसका रहा है? मसालों का, ताजे फलों का, दलहन का, या वनस्पति तेल का? तो 2019 का क्वेश्चन है, यानी करंट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा रहा है वनस्पति तेल का आयात हमने किया है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 सालों में कृषि तेल के मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है, जिसकी प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। देखो, वनस्पति तेल देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा हर साल सबसे ज्यादा किसको आयात किया गया है? वनस्पति तेल को। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? वैसे दलहन आता था, पर फिलहाल हमारा क्या आता है? ताजे फल। ताजे फल के बाद हमारा दलहन आ रहा है, और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? मसाले आ रहा है। ठीक है, तो करंट ये है, बाकी आप पूरा का पूरा इसके अंदर देख सकते हो। ये जो आंकड़े हैं, ये प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों के लिए सही है, तो डी दोनों में ही करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा वनस्पति तेल ही आ रही है। और ये डाटा जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के पास से निकाला गया है, ग्लांस का 2019 का, उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए भाई साहब। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक अधिक आयात किया गया? देखो, ये तो पता चलेगा कि दलहन का किया गया, लेकिन किसका सबसे ज्यादा किया गया? कौन सी दलहन, कौन सी दाल? मूंग, मसूर, उड़द या फिर अरहर? किसको सबसे ज्यादा मंगाया गया है? तो सबसे ज्यादा मसूर की दाल का आयात किया गया है। प्रश्न काल में यानी 2016 के हिसाब से विकल्पों में दिए गए दालों में सबसे ज्यादा आयात मसूर की दाल का किया गया था। 17, 18, 18, 19 में जो दालें आई है उनके हिसाब से कुछ इस तरीके से है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा 2018-19 में तो मटर थी। इसके हिसाब से भी मटर ही थी। इसके हिसाब से भी मटर ही थी 15-16 के हिसाब से। मटर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर रहा है, वो रहा है मूंग का। मूंग के बाद तूर की दाल यानी अरहर की दाल। उसके बाद मसूर, और कहीं फिर चना। तो अभी जो हमारा करंट है वो ये है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-18 में विकल्पगत दालों में से सबसे ज्यादा आयात मसूर दाल का किया गया था। ठीक है, ये दालों में सबसे ज्यादा जो विकल्प दिए गए, अगर मटर दिया होता तो हम मटर करते, पर सबसे ज्यादा किसका दिया गया? मसूर का दिया गया। जबकि 18-19 में यह आंकड़ा मूंग और उड़द के पक्ष में, यानी अभी सबसे ज्यादा क्या है? मूंग और उड़द, क्योंकि ऑप्शन में यही चार दे रखे थे ना, मटर तो दे ही नहीं रखा था। समग्र रूप से सर्वाधिक आयात प्रश्न काल में और वर्तमान काल में भी मटर का ही रहा है। यानी वैसे अगर बोला जाए तो मटर ही जो है सबसे ज्यादा उगाया गया है। चलिए, थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। 1 घंटे के ऊपर का वीडियो हो गया हमारा ये लगभग लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात में से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? यानी कौन सी चीज है सबसे ज्यादा पैसा आता है निर्यात करके? कहवा, बासमती चावल, कच्ची कपास या चाय? तो सबसे ज्यादा कच्ची कपास, यानी जो रॉ कॉटन है उसके द्वारा हम लोग सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? पैसा कमाते हैं। ठीक है, प्रश्न काल के लिए विकल्प सी यानी 2010 के हिसाब से सही था। अभी अभी के आंकड़े थोड़ा कुछ चेंज है। अभी के हिसाब से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 19-20 की बात करें या 20-21 की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? चावल से आ रहा है। चावल के बाद हमारा कच्ची कपास सेकंड नंबर पे बरकरार है। तीसरे नंबर पे टी एंड मेट है। और चौथे नंबर पे हमारा क्या है? 822 के साथ कौन है? कॉफी कहवा है।
तो अगर 18-19 की बात करते हैं या 20-21 की 19-20 की बात करते हैं तो उसमें चावल जो है वो सबसे ज्यादा होता। वही क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, यानी सबसे ज्यादा पैसा जो है कहां से आया है निर्यात में। अब यहाँ पर चार और ऑप्शन दे रखे हैं, वही 2010 का क्वेश्चन है। तो कौन सा भारत में निर्यात के सबसे अधिक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि 2010 के हिसाब से तो कच्ची कपास ही थी जो सबसे ज्यादा अधिक थी, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो चावल सबसे ज्यादा होगा। हमने यहाँ पर देखा यही लिस्ट दोबारा से दे रखी है, कुछ खास नहीं है। सबसे ज्यादा चावल है, फिर हमारा क्या है, फिर उसके हिसाब से मसाले हैं, मसालों के बाद कच्ची कपास और उसके बाद खली। तो उपयुक्त तालिका के हिसाब से अगर अभी की बात करेंगे तो चावल सबसे ज्यादा है। 53 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है, ठीक। और भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन दोनों में से कौन कौन सा करेक्ट है। 2005 का क्वेश्चन है, 2005 के हिसाब से केवल एक यानी कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे पांचों प्रकार की जो पता है हमें रेशम के, वो पांचों प्रकार के व्यापारिक प्रकार से उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी के हिसाब से हमारे पास पांचों उत्पन्न नहीं होते। प्रश्न काल में तथा वर्तमान में भी विकल्प बी सही रहेगा। उन्होंने बी बोला है लेकिन हमारा ये सही है। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है, ये गलत लिखा हुआ है, बी ए करेक्ट होना चाहिए। रेशम की ये 5 श्रेणियां इस प्रकार से है, मैलबरी, ट्रॉपिकल, टसार, ऑक्टेसर और इरी और मुंगा, ठीक है। तो ये 5 हमारे क्या है, किस्म है रेशम की। रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम एवं भारत का द्वितीय स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है, यानी सबसे ज्यादा हम लोग रेशम का इस्तेमाल भी करते हैं। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व पश्चिम बंगाल राज्यों में होता है, जबकि गैर मलबरी जो रेशम है वो उसका उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। एफएओ यानी द्वारा जानकारी नवीनतम अनुमानित आंकड़े नवंबर 2020 के आधार पर वर्ष 19-20 और 20-21 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर नहीं है। जबकि इसी संस्था द्वारा 2019-20 में जारी किए गए के अनुसार 2017-18-19-20 में भारत चीनी का नंबर 1 उत्पादक देश था और ब्राजील दूसरे नंबर पे था। पर फिलहाल ब्राजील नंबर 1 है और भारत दूसरे नंबर पे है। 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, यानी भारत कृषि में कौन सी एक चीज है जो हेल्प कर सकती है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग या उर्वरकों का उपयोग। तो मेरे ख्याल से तो ये चारों के चारों ही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई हमारा करेक्ट होगा, एक से अधिक, क्योंकि ये चारों के चारों ही है। सिंचाई अच्छी करके, HYV सीड से लाके, कीटनाशकों का प्रयोग करके या उर्वरकों का यूज करके हम कर सकते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भारत में किसकी वजह से कम खेती नहीं होती है। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि या भू जोतों का छोटा आकार। तो सहकारी कृषि के कारण भारत में निम्न जोत नहीं होती है, निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी जोत नहीं है, सहकारी कृषि नहीं है। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है, इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं, इसका तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है, यानी कृषि का महत्व कैसे पता कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय और रोजगार में योगदान से, औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, या खाद्यान्न आपूर्ति से, या सभी से। तो 2007 का ये क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से तो सभी चीजों में कृषि का जो है हम पता कर सकते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है, डी दे भी रखा है, ठीक है। इन सबसे ही कृषि का महत्व पता चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूल रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यानी कृषि प्रधान देश है। भले ही आज जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1950-51
की अपेक्षा 53.1% से घट के 18-19 में चालू कीमतों पर 17.1% और अस्थायी आंकड़ों के हिसाब से 19-20 में 17.8% रह गया हो, परंतु आज भी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 55% कृषि के कार्य में संलग्न है। वर्ष 2018-19 में भारत में सकल निर्यात में कृषि एवं संबंध वस्तुओं की हिस्सेदारी 11.76 थी, जबकि इसी वर्ष भारत के आयात में कृषि एवं संबंध वस्तुओं का 20,350.76 मिलियन डॉलर था। आयात में कृषि का हिस्सा जो था, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास के मुख्य अवयव वस्त्र एवं चीनी कृषि पर ही आधारित है। यानी औद्योगिक विकास के मुख्य अवयव वस्त्र और चीनी जो है वो भी किसके ऊपर आधारित है? कृषि के ऊपर आधारित है। भारत उपभोग हेतु अधिकांश खाद्यान्न की आपूर्ति अपने कृषि उत्पादन से ही करता है। इस प्रकार डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन में संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित करना यानी कि मैचिंग करनी है। जीडीपी प्रति व्यक्ति 37,000 रुपए, चावल 37,000 रुपए, गेहूं 180 मिलियन टन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो डी हमारा करेक्ट है। तो ये बात है कि गेहूं का रेट बिल्कुल सही दे रखा है 75 मिलियन टन और जीडीपी का वर्तमान मूल्य प्रति व्यक्ति 37,000 रुपए है। चावल का करंट रेट ये जो है सॉरी गलत दे रखा है। जुकाम हो गया मुझे, पढ़ाते पढ़ाते जुकाम हो गया। बताओ क्या करें, आपके लिए करना पड़ता है। वर्ष 2006-07 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी चालू मूल्य पर 37,000 रुपए थी। वर्ष 2000 गेहूं की उत्पादकता 75.8 मिलियन टन थी, वहां 180 नहीं वहां ज्यादा दे रखी थी चावल की, 180 चावल दे रखी थी, ये दोनों तो करेक्ट थे। उस वर्ष चावल का उत्पादन 93.4 मिलियन टन है, तो इसका मतलब है कि चावल का 180 मिलियन टन तो हो ही नहीं सकता। अतः दिए गए उपयुक्त में से डी सत्य यानी केवल 1 और 3 जो है वो करेक्ट थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 20-21 के, तो इसके हिसाब से स्थिर मूल्य और चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय अभी 86,456 रुपए है इस स्थिर मूल्य पर, और चालू मूल्य पर 1,26,968 रुपए है। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार की अगर हम बात करें, फोर्थ एस्टिमेशन की बात करें, तो चावल की कुल उत्पादकता 118.4 मिलियन टन है, अभी भी 180 मिलियन टन नहीं है। और गेहूं की उत्पादकता 107 मिलियन टन है, अनुमानित है, क्योंकि कुल खाद्यान्न लगभग 296.7 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, यानी कृषि की आय पर कब कर लगा सकते हैं? कौन लगा सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या फिर केंद्र और राज्य दोनों? केवल राज्य सरकार जो है कृषि की आय पर टैक्स लगा सकती है। भारत में कृषि आय पर कर आरोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 2 में राज्य सूची के मद संख्या 45 से 63 में राज्य सरकारों के कर अधिकारों का विवरण है। इसी के तहत संख्या 46 में लिखा हुआ है कि कृषि आय पर जो कर लगाएगा वो कौन लगाएगी? सिर्फ राज्य सरकार लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कराता है? कृषि क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? 2001 का क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से चीजें चेंज होगी। अब 20%, 30%, 40%, 65%। तो उस टाइम के हिसाब से भारत में 58.2% जो श्रम शक्ति थी वो कृषि क्षेत्र में काम करती थी, लेकिन 2011 के हिसाब से थोड़ी सी कम हुई है और 55% जो है लोग अब 2011 के हिसाब से, अगर 21 की होती तो थोड़ा हमें और पता चलता करेक्टेड डाटा। ठीक है, तो फिलहाल 2011 के हिसाब से 55% है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनली आ गए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कौन से, सबसे ज्यादा कर्मचारी कौन से क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र? 2012 का क्वेश्चन है ये, तो उस टाइम के हिसाब से ही आंसर होगा। तो हमने तो जनगणना 2011 के बाद देखी ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है वो कहां पर लगे हुए? कृषि क्षेत्र में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक 59.3% कर्मचारी नियोजित है। प्रदेश की कुल कर्मियों के कृषक, क्या बोल रहा हूं, प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषक 29%, जबकि कृषि श्रमिक 30.3% है। तो कुल जो हमारे कर्मचारी है उनमें से सबसे ज्यादा कहां से है? कृषि क्षेत्र से है। सो दैट्स बीन सेड, ये हमने अपना पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 के अंदर हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी 175 क्वेश्चन है, तो हमने 60 किए, तो लगभग लगभग अभी 115 क्वेश्चन और है
जो कि मैं दो अलग अलग सेपरेट वीडियो, 2 या 3 सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग स्टे ट्यून रहे, आप लोग वीडियो देखते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, और प्लीज वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप लोग ब्राउन कलर, ग्रे कलर में चेंज कर दें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो प्लीज इसे शेयर करें। और प्लीज अगर कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ट्राई करूंगा कि और वीडियोस अच्छी बना पाऊं। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम।